Hello everyone, welcome back to Study Point. So in this video we will discuss about unit 4th of BA third sem history. So in this video we will discuss about the land tenure system which were during colonial period. Okay. So basically इस यूनिट में हम करने वाले हैं भारत में जो भू प्रणाली या फिर भू धारण प्रणालियां थी जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे कह लीजिए फिर औपनिवेशिक काल में जो हमारे पास भू राजस्व व्यवस्था थी वो कैसी थी, क्या क्या मतलब तीन तरीके की व्यवस्थाएं हमें इसमें पढ़नी है। जो पहली रहेगी वो स्थायी बंदोबस्त है, दूसरा रैयतवाड़ी को हमें इसमें पढ़ना है और तीसरा रहेगा यहाँ पर महलवाड़ी व्यवस्थाएं। ठीक है, तो काफी ब्रीफ में हम इनको डिस्कस करेंगे क्योंकि जो डिटेल्ड नोट्स हैं वो ऑलरेडी मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर चुकी हूँ, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो जस्ट बिकॉज अभी 1 वीक में आपके एग्जाम्स होने वाले हैं तो काफ़ी क्विक रिवीजन के फॉर्म में ये वीडियो रहेगी कि तीनों जो हमारे पास व्यवस्थाएं हैं उनका एक बेसिक सा ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। बाकी आंसर राइटिंग के लिए या फिर प्रैक्टिस के लिए जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी वो मैं टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। और इस लेक्चर की पीडीएफ या फिर किसी और भी लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगी सारी पीडीएफ, और टेलीग्राम चैनल का लिंक और जो प्लेलिस्ट है सारे लेक्चर्स की उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, तो जो हमारी बीए थर्ड सेम की इंग्लिश है वो मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम ऑलरेडी सारे डिस्कस कर चुके हैं। तो चैनल पे तीनों ही सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। औपनिवेशिक काल में भू धारण प्रणालियां क्या थी। तो देखिए तीन टाइप की थी। उससे पहले हम एक बार बात कर लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो जैसे कि हम पढ़ चुके हैं अलग अलग कंपनियां, मतलब यूनिट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि भारत में यूरोपियन कंपनियों का जो आगमन है वो किस तरीके से हुआ, किस क्रम में कौन सी कंपनी आती है और किसकी फैक्ट्री कहाँ पर थी। तो इसके अलावा देखिए 1765 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने बंगाल की दीवानी प्राप्त कर ली थी और उसके बाद में यहाँ से लगान वसूलने के लिए उन्होंने अलग अलग तरीके की व्यवस्थाएं बनानी शुरू की। तो उस समय जो हमारे पास गवर्नर थे कौन थे, लॉर्ड कार्नवालिस थे, और जिन्होंने एक नई भूमि व्यवस्था शुरू की। तो इसी भूमि व्यवस्था के अंतर्गत हमारे पास ये तीन सिस्टम आते हैं, रैयतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी और जमींदारी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रैयतवाड़ी। तो देखिए रैयतवाड़ी जो प्रणाली थी उसमें एक चीज़ तो आपको याद रखनी है कि इसके आपको काफ़ी सारे नाम देखने को मिलेंगे। जो ये हमारे पास आता है स्थायी बंदोबस्त के नाम से भी हम इसको जानते हैं, या सॉरी, जो स्थायी बंदोबस्त है वो हमारा सेकंड है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम रैयतवाड़ी को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए कुछ बुक्स में ना ये सीक्वेंस आपको अलग मिल सकता है, मतलब सबसे पहले आपको मिल सकता है यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त और उसके बाद रैयतवाड़ी मिलेगा और तीसरा आपको यहाँ पर मिलेगा महलवाड़ी। तो इसमें जो रैयतवाड़ी है वो सेकंड नंबर पे होता है बट यहाँ पे फर्स्ट में गिवन है, तो हम इसी के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रैयतवाड़ी प्रणाली जिसको थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये दोनों ही नाम आप याद रखेंगे। और दूसरा ये लागू जो हुआ है वो 1792 में हुआ है और सबसे पहले जो ये स्टार्ट हुआ था तमिलनाडु में हुआ था, कैप्टन वीर ने इसको स्टार्ट किया था। उसके बाद में 1820 में और 1825 में ये मद्रास में और बम्बई में भी शुरू हो जाता है। ठीक है, बाकी नाम इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मतलब एक ही नाम से आपको ये मिलेगा एग्जाम में। बाकी जो हमारा सेकंड रहेगा यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त, उसके काफ़ी सारे नाम हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो रैयतवाड़ी सिस्टम था इसमें क्या क्या विशेषताएं थी इसकी, या किन किन चीज़ों के प्रावधान यहाँ पर किए गए थे। तो देखिए इस प्रणाली में रैयत और सरकार के बीच में ना कोई भी मध्यस्थता नहीं होती थी, मतलब यहाँ पर कोई भी मीडिएटर नहीं है। सरकार को भू राजस्व के भुगतान का जो दायित्व है वो उनका खुद का था। रैयत को भूमि का हस्तांतरण करने, प्रयोग करने, बेचने और बंधक रखने का पूरा अधिकार था। और भू राजस्व का निर्धारण जो था वो भूमि की उर्वरा शक्ति के आधार पर 20 या 40 वर्ष बाद प्राप्त किया जाता था। तो जो कैप्टन रीड है और जो टॉमस मुनरो है उन्होंने 1792 में इसको स्टार्ट किया है बाराम महल के जिलों में। और देखिए बारह महल से यहाँ पर मतलब है तमिलनाडु के जिलों के नाम है ये। ठीक है, बाद में इसको बम्बई, असम, बाकी क्षेत्रों में भी लागू कर दिया गया था। और स्वतंत्रता के समय में ये जो व्यवस्था है कृषि क्षेत्र के 48% भागों में प्रचलित थी। अब इसकी विशेषताएं आपके लिए काफी जरूरी है जाननी, तो एक बार हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार है ना उसको भूमि का स्वामी माना गया। ठीक है, और दूसरा पॉइंट यहाँ पर आता है कि जो रैयत है मतलब जो किसान है उनको अपनी भूमि को बेचने या खरीदने या गिरवी रखने का जो अधिकार है वो दे दिया जाता है। अब देखिए रैयत, किसान कहिए या फिर भूमिदार कहिए, तीनों ही चीजें सेम है, मतलब तीनों शब्दों का अर्थ जो है यहाँ पर सेम है, तो कोई अलग अलग नहीं है ये। तीसरी चीज यहाँ पर आती है भूमि कर का जो निर्धारण है वो भूमि की सर्वेक्षण करने के बाद में तय किया जाता था और सरकार द्वारा रैयतों को पट्टे दे दिए गए थे। ठीक है, उसके अलावा लगान की जो अदाकरी है या जो लगान देना है वो
भूमि ज़ब्त कर ली जाती थी। मतलब अगर आप लगान नहीं दे पाते हो, तो लगान समय से ना देने के पश्चात में सज़ा के तौर पे यहाँ पे क्या किया जाता है, जो किसान हैं उनकी भूमि को ज़ब्त कर लिया जाता था। भूमि कर की जो सीमा है वो 30 वर्ष की जाती थी। मतलब भूमि कर की समीक्षा 30 वर्ष थी यहाँ पर। और इसी पद्धति में भू राजस्व लगभग कितना कर दिया गया था, 50% कर दिया गया था। तो काफ़ी सारे बेसिक से पॉइंट्स यहाँ पर आपको मिल जाएँगे कि भू राजस्व के निर्धारण की जो अवधि थी वो 20 से 40 वर्ष थी। अब देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था कि अगर मान लीजिए किसी वर्ष प्रोडक्शन नहीं होता है, तो उस चीज़ से सरकार को कोई भी लेना-देना नहीं था। 20 से 40 वर्षों के लिए इस कर निर्धारण की जो समय सीमा है वो तय कर दी जाती है, और उतने अंतराल में अगर आप कर नहीं देते हैं समय पर, तो आपकी जो भूमि है उसको ज़ब्त कर लिया जाएगा। अब इस प्रणाली में देखिए कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें क्वालिटीज़ क्या-क्या थी, इस प्रणाली के जो गुण हैं वो क्या-क्या थे। तो काश्तकार का राज्य से प्रत्यक्ष संबंध होता था, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मीडिएटर नहीं है, तो जो किसान है उनका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट यहाँ पे गवर्नमेंट से है। देखिए इस व्यवस्था के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स में एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हमारे लिए क्या है कि यहाँ पर ना कोई भी मीडिएटर नहीं होता था। किसी भी प्रकार की मध्यस्थता नहीं है, जो किसान है वो सीधा का सीधा जुड़ा होता था सरकार से। तो क्योंकि कोई मीडिएटर नहीं है, तो किसानों को किसी भी तरीके से शोषण यहाँ पे नहीं हो पाता था। अब भूमि सुधार का जो लाभ है वो सरकार को भी प्राप्त होता था, डायरेक्ट मिलता था, ठीक है? क्योंकि लगान का निर्धारण एक निश्चित समय अवधि के पश्चात में निर्धारित होता था, तो भूमि सुधारों का जो लाभ है वो राज्य को भी मिलता था। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी थी कि आपत्ति काल में क्या सुविधाएँ ये लोग देते थे वहाँ के किसानों को। तो इस प्रणाली में आपत्ति काल में सुविधाएँ रहती थी, क्योंकि सरकार इस दौरान भूमि लगान माफ़ भी कर दिया करती थी। मतलब जैसे यहाँ पर पहले से फिक्स कर दिया जाता था कि 30 वर्ष के लिए जो लगान सीमा थी वो तय कर दी जाती थी। लेकिन अगर इस बीच में किसी भी तरीके का कोई भी मान लीजिए सूखा पड़ता है या किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति आती है, तो उस समय में लगान जो है वो माफ़ कर दिया जाता था। अब ज़मीन से संबंधित जो रिकॉर्ड हैं वो सारे रखे जाते थे, तो भूमि सुधार जिससे कि आसानी से किए जा सके। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट थे इस व्यवस्था के। बाकी देखिए इसमें कुछ प्रणाली में नुकसान भी हैं, कुछ दोष भी हैं, जैसे कि भूमि हस्तांतरण का डर, कि जो छोटे किसान हैं उनको हमेशा डर रहता था कि बड़े किसान उनकी भूमि कभी जो छोटे किसान हैं उनको इस चीज़ का डर रहता था कि बड़े जो किसान हैं वो उनकी भूमि को अपने कब्ज़े में ना कर लें। मनमाने तरीके से लगान का निर्धारण की इस प्रणाली में सरकारी अधिकारी जो हैं वो अपने आप से ही कुछ भी लगान सीमा तय कर दिया करते थे। अब सरकार के लिए अमित व्यय व्यवस्था, मतलब लगान वसूल करने में सरकार को काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ता था, क्योंकि इस कार्य के लिए कोई भी कर्मचारी अभी नियुक्त नहीं किया गया है। तो बाद में इनको कर्मचारी नियुक्त करने पड़े थे, जो कि एक खर्चीली व्यवस्था बन गई थी। भूमि सुधार में संकोच, कि लगान भरने के समय में किसान भूमि सुधार करने में भी संकोच करते थे। अब ज़मींदारी प्रथा के दोषों से मुक्त नहीं थी, मतलब ज़मींदारी प्रथा में दोष तो काफ़ी थे। मेन चीज़ यहाँ पर क्या थी कि इस प्रणाली में जो भूमि उपकिसान के अभाव में ज़मींदारी प्रथा के दोष आ जाते हैं। मतलब अगली जो व्यवस्थाएँ रहेंगी वहाँ पे हमें मीडिएटर और ज़मींदारी व्यवस्था देखने को। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे महलवाड़ी व्यवस्थाएँ। तो देखिए महलवाड़ी व्यवस्थाएँ, महल कह लीजिए, माहल कह लीजिए, आपको ये अलग-अलग शब्द मिल सकते हैं एग्ज़ाम में देखने के लिए। तो यहाँ पर मतलब है गाँव या जो जागीरें होती थी उनको यहाँ पर महाल या महल शब्द से वर्णित किया गया है, ठीक है? अब ये जो महलवाड़ी व्यवस्था है, इसके जन्मदाता की बात करें तो इसके जन्मदाता कौन थे? हार्ट मैकेंजी थे, ठीक है? इन्होंने 1819 ईस्वी में इस व्यवस्था को विकसित किया था। अब इस व्यवस्था में भूमि कर का जो बंदोबस्त है वो पूरे माहल, मतलब पूरे गाँव या पूरे जागीर के प्रधान या जागीरदारों के साथ में किया गया है। इस व्यवस्था को, या फिर ये जो व्यवस्था है वो ब्रिटिश भारत के लगभग 30% भूभाग पर की गई थी। साथ ही साथ इस व्यवस्था में भूमि पूरे गाँव की मानी जाती थी, और परंतु लेकिन भूमि का जो स्वामित्व है वो किसान के पास ही होता था। जब तक लगान समय पर वो चुकाता था तब तक भूमि उसकी रहती थी। अगर वो लगान नहीं चुका पाता है तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो उनकी भूमि को अपने कब्जे में ले लिया करते थे। अब किसान अपनी भूमि बेच सकते थे, लगान निश्चित समय पर ना चुकाने की स्थिति में महल प्रमुख द्वारा उसे भूमि से बेदखल भी कर दिया जाता था। देखिए हर गाँव के लिए या फिर हर महल या हर जागीर के लिए यहाँ पर एक प्रमुख व्यक्ति चुना गया था। वो उस प्रमुख का कार्य क्या था कि वो समय-समय पर इन किसानों से लगान वसूल करता है। अगर कोई भी लगान समय से नहीं दे पाता है, तो जो महल है या जो भी यहाँ पर प्रमुख व्यक्ति था वो उस महल को या उस भूमि को अ, छीन लिया करता था कह लीजिए, या फिर किसान को वहाँ से बेदखल कर दिया करता था। ठीक है? देखिए, एक पॉइंट जो यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट और थोड़ा-सा अलग होगा वो ये कि इस राजस्व व्यवस्था में लगान निर्धारित करने के लिए मैप का यूज़ किया गया था। तो फर्स्ट टाइम इस वाले सिस्टम में आपको मानचित्रों का प्रयोग देखने को मिलता है।
अब इस व्यवस्था के अंतर्गत हमारे पास जो क्षेत्र आते हैं वो कौन-कौन से थे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब, ठीक है? इस व्यवस्था द्वारा किसान और अंग्रेज़ों के बीच में ना सीधा जो संपर्क था वो ख़त्म हो जाता है कि यहाँ पर उस व्यवस्था को, मतलब जो हमने पहले वाली व्यवस्था में पढ़ा कि वहाँ पे कोई भी मीडिएटर नहीं है। तो अभी इस व्यवस्था में एक मीडिएटर आ चुका है, तो वो जो सीधा कॉन्टैक्ट था वो अभी ख़त्म हो चुका है। अब देखिए हमारे पास इस व्यवस्था में, मतलब ये जो प्रथा है इसमें भी कुछ विशेषताएँ हैं, जैसे कि किसानों का ग्राम की संपूर्ण भूमि पर संयुक्त रूप से अधिकार होता था और जो ये भू राजस्व या फिर मालगुजारी का निर्धारण है वो संयुक्त रूप से होता था। भू राजस्व अदा करने का किसानों का संयुक्त रूप से दायित्व होता था। गाँव का जो मुखिया होता था वो भू राजस्व इकट्ठा करता था और राजस्व अधिकारी के पास जाकर के जमा करता था। यहाँ पर गाँव को माहल कहा गया है, ठीक है? ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इस प्रणाली में भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बेकार चीज़ें हैं, तो दोनों ही हम देखेंगे। मतलब देखिए, यहाँ पर अगर हम लाभ की बात करें तो सरकार को सीधा-सीधा लाभ होता है, भूमि पर सामूहिक स्वामित्व है, तो जो किसान हैं उनको बहुत ज़्यादा इससे मतलब सुविधाएँ नहीं मिली हैं। मध्यस्थताओं का अभाव, आप कह सकते हो कि मध्यस्थताओं के अभाव की वजह से किसानों का भी शोषण नहीं हो पाता है, क्योंकि पूरे गाँव को या पूरे उस महल को संयुक्त रूप से यहाँ पर टैक्स देना होता था। तो किसान का किसान का जो स्वाभिमान है वो बना रहता है, क्योंकि यहाँ पर लोग सामूहिक तौर पर ज़िम्मेदार हैं उस टैक्स को पे करने के लिए। अब अगर हम दोष की बात करें तो लगान निर्धारण में थोड़ी बहुत यहाँ पर मनमानी की गई है और ज़मींदारी प्रथा के दोषों का यहाँ पर समावेशन है, ठीक है? तीसरा हमारे पास आती है ज़मींदारी प्रथा, जिसको हम अनेक नामों से पढ़ेंगे। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास है यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त, जिसको हम माल के नाम से भी जानते हैं। और अगर हम बात करें कि इसको लागू किसने किया, तो 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस ने इसको शुरू किया था और सबसे पहले जो ये शुरू हुई थी व्यवस्था वो हुई थी बंगाल में, ठीक है? अब देखिए बाद में इसमें कुछ क्षेत्र और शामिल हो जाते हैं, तो ब्रिटिश भारत के जो कुल क्षेत्रफल है उसका 19% जो भूभाग था वो इससे घिरा हुआ था। बाकी का इसका जो विस्तार क्षेत्र है वो बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, बनारस है और कर्नाटक का उत्तरी क्षेत्र है, ठीक है? अब अगर हम बात करें क्या-क्या प्रावधान इस व्यवस्था के अंदर थे, तो जो भू राजस्व था वो हमेशा के लिए निर्धारित कर दिया गया था और ज़मींदारों को भूमि का यहाँ पर स्वामी बना दिया गया था। तो जो अब जो किसान हैं, उनका सीधा जो कॉन्टैक्ट सरकार से था या एक पूरे ग्रुप को एक सामूहिक रूप से कर देना होता था, वो व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी। तो इस स्थायी बंदोबस्त में भू-स्वामित्व जो था वो परंपरागत रूप से हो जाता है और ये जो व्यवस्था है, ये अंत के लिए भी बनी रहती है, ठीक है? देखिए नेक्स्ट चीज़ जो हमें इस यूनिट में डिस्कस करनी है वो लॉर्ड कार्नवालिस की जो प्रशासनिक भूमि सुधार है और उसके अलावा कुछ हमारे पास यहाँ पर रहेंगे जनरल्स, जिसमें कि लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड कार्नवालिस को हमें यहाँ पे पढ़ना है, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है?